हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेजेस और करंट। नाम से ही पता लग रहा है एसी वोल्टेजेस और करंट की एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू का क्या मतलब होता है? अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं तो हर इंस्टेंट पे जो वैल्यू है उसका हमें एवरेज ले लेना है। मींस अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू की बात करता हूं तो इट कैन बी टर्म्ड एज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज एट ऑल इंस्टेंट्स। मींस हर इंस्टेंट पर उसकी क्या क्या वैल्यू है करंट की, उन सबका हम एवरेज निकाल देंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगी? एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन की बात करनी है तो मैं क्या बोलूंगा? द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज द सम ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द एसी करंट्स इन द वन साइकिल। एक साइकिल में सारी एसी करंट्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का हम सम कर देंगे तो वो उसकी क्या निकल के आ जाएगी? एवरेज निकल के आ जाएगी। या इसकी और अगर मैं डिफाइंड डेफिनेशन की बात करूं तो एवरेज वैल्यू वो करंट होती है जो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करे किसी सेम सर्किट में। अगर सेम टाइम के लिए हम वो सेम करंट फ्लो कर रहे हैं तो वो जो इक्विवेलेंट डीसी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करे वो इक्विवेलेंट डीसी जो है एसी के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर करंट कहलाती है। अगर मैं एसी सर्किट की बात करता हूं तो दो तरह की वेवफॉर्म्स होती हैं। दो तरह की वेवफॉर्म्स कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सिमेट्रिकल वेवफॉर्म्स, सिमेट्रिकल, और एक होती है अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का तो क्या मतलब होता है? सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स सेम होती है ना। सिमेट्रिकल का क्या मतलब बताया मैंने? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल सेम होती है। अनसिमेट्रिकल में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल डिफरेंट होती है, यानी उनकी जो शेप्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। तो अगर मैं सिमेट्रिकल की बात करूं तो एवरेज अगर हम कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल देंगे तो उसका एवरेज हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही सिमेट्रिकल में उतना ही नेगेटिव है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमेशा जब सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो हमेशा हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। मींस एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर सिमेट्रिकल वेव फॉर हाफ साइकिल ओनली, whereas in the case of unsymmetrical waves average value is calculated for full cycle। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि सिमेट्रिकल वेवफॉर्म्स के लिए एवरेज वैल्यू हमें हाफ साइकिल के लिए निकालनी होती है, क्योंकि अगर फुल साइकिल के निकालने देंगे तो इसकी एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो बनेगी, जो कि गलत हो जाएगा। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के लिए जो एवरेज वैल्यू है वो हमेशा अपने को फुल साइकिल के लिए निकालनी होती है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और करंट की हम बात कर रहे थे। तो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट निकालने के भी दो मेथड्स होते हैं, जैसे हमने आरएमएस में पढ़ा था। इसमें भी वही है, एक तो मिड ऑर्डिनेट मेथड और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। दोनों ही मेथड से हम क्या करते हैं कि वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और करंट। तो पहला मेथड की हम बात करते हैं मिड ऑर्डिनेट मेथड। मिड ऑर्डिनेट मेथड में हम क्या बात करेंगे कि अलग अलग इंस्टेंट्स पे, हर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को लेते चले जाएंगे और उन सबका एवरेज कर देंगे कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए। अगर वो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है तो मैंने आपको बताया हाफ साइकिल के लिए करेंगे, और अनसिमेट्रिकल है तो कंप्लीट साइकिल के लिए कर देंगे। तो हम एक सिमेट्रिकल साइकिल के लिए बात कर लेते हैं कि हमने एक हाफ साइकिल कंसीडर करी और यहाँ पे सपोज ये टाइम टी एक्सिस है और अलग अलग इंस्टेंट पे ये अलग अलग वैल्यू मैंने इसकी, सपोज यहाँ पे ये करंट आई है तो ये अलग अलग इंस्टेंट जो हैं, दिस इज इंस्टेंट T1, T2, T3, T4, T5, और यहाँ पे जो करंट्स हैं दैट इज इक्वल टू, मैंने मान लिया करंट I1, I2, I3, I4, I5, और इसके बीचों बीच में एक यहाँ पे डॉट 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 और बना देता हूं, जो कि इसको मैं बोलूंगा दिस इज मिड ऑर्डिनेट वैल्यूज बिटवीन दीज टू। तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू की बात करूंगा तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या निकल के आ जाएगी? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अप टू सो ऑन अप टू IN अपॉन टोटल जो है n नंबर ऑफ, जो हमने इसको स्प्लिट किया तो एवरेज वैल्यू क्या निकल के आ गई? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5
अपॉन एन, या मैं इसको बोलूं कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू एरिया अंडर पर हाफ साइकिल, एरिया अंडर पर हाफ साइकिल अपॉन टाइम पीरियड पर हाफ साइकिल. तो दिस विल बी द एरिया एज पर, और वी कैन से द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज एरिया अंडर पर हाफ साइकिल अपॉन टाइम टेकन फॉर per half cycle. So in this manner we have calculated the average value of AC current using mid ordinate method. मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने ये माना था कि ये सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, इसलिए मैंने इसको हाफ साइकिल ही लिया. अलग अलग इंस्टेंट T1 T2 T3 T4 T5 पर अगर इनकी करंट I1 I2 I3 I4 I5 है तो एवरेज करंट क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN अपॉन N, यानी सिंपल मैथमेटिक इक्वेशन है. तो मैंने इसको क्या बोला, अंडर एरिया अंडर हाफ साइकिल अपॉन टाइम टेकन फॉर पर हाफ साइकिल. दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट बाय मिड ऑर्डिनेट मेथड. तो हम एवरेज वैल्यू में बात कर रहे थे, मिड ऑर्डिनेट मेथड की हमने बात कर ली. सेकंड मेथड होता है एनालिटिकल मेथड. तो देखिए व्हाट वी हैव टू डू इन एनालिटिकल मेथड. दिस इज सेकंड मेथड इज एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल मेथड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और करंट. तो देखिए इसमें हम क्या कंसीडर, यहाँ पे कुछ ये वेव कंसीडर कर रहा हूं मैं, हाफ साइकिल के लिए कंसीडर कर लेता हूं. और यहाँ पे मैंने इसको बोला सपोज दिस इज आई. ठीक, अगर ये आई है तो मैंने ये बोला कि डी थीटा इंस्टेंट के लिए इसमें ये दैट इंस्टेंट इज डी थीटा. तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखिए एरिया ऑफ स्ट्रिप ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ आई, और डी थीटा टाइम पीरियड के लिए अपन इसको जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो कंप्लीट एरिया की अगर हम बात करेंगे, कंप्लीट एरिया ए दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई आई डी थीटा. तो ये तो किसके लिए है, फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म. सिमेट्रिकल वेवफॉर्म मैंने क्या बताई थी कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल सेम होते हैं. अगर उसके लिए हम अगर कंप्लीट साइकिल के लिए कर देंगे, इसको 0 से 2 पाई के लिए कर देंगे, तो एवरेज वैल्यू उसकी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है. तो इसलिए हम इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, फॉर सिमेट्रिकल जो है एरिया ए इज इक्वल टू 0 टू पाई आई डी थीटा. यही फॉर अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए क्या होगा, फॉर अनसिमेट्रिकल वेव ये एरिया क्या हो जाएगा, ए मस्ट बी इक्वल टू 0 टू 2 पाई आई डी थीटा. दिस इज फॉर अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म. तो एवरेज की अगर हम बात करें, एवरेज वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व पर हाफ साइकिल अपॉन टाइम टेकन फॉर पर हाफ साइकिल. दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिकल वेवफॉर्म. तो इसमें अपना एवरेज वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, दैट मैं अगर उसको ए से रिप्रेजेंट करता हूं, ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई आई डी थीटा. दिस विल बी द एवरेज वैल्यू for symmetrical waveforms where positive and negative half cycles are 0, whereas in the case of unsymmetrical this area A is equal to 1 upon 2 pi integrated from 0 to 2 pi, this will be I d theta. This will be the average for unsymmetrical waveform यानी जहां पर की पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल सेम नहीं होती है, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल सेम नहीं होती हैं, वहां पे हमने क्या किया, टाइम इज 1 अपॉन 2 पाई एंड वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 2 पाई. वेयरएज इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल एरिया जो हमने लिया वो 0 से पाई तक का लिया, और यहां पर भी जो है टाइम भी जो है वो पाई इंस्टेंट तक का लिया. अब इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि कई बार स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि वेयर वी हैव टू यूज द रूट मीन स्क्वायर और वेयर वी हैव टू अप्लाई the mid ordinate method or analytical method to calculate the root mean square value or the average value of the current. So the basic concept or basic answer is whenever there is given equation in the particular question, अगर इक्वेशन दी हुई है तो हमें एनालिटिकल मेथड यूज करना होता है, ठीक है. और अगर इक्वेशन नहीं दी हुई है तो हमें मिड ऑर्डिनेट मेथड्स को यूज करना होता है, जो कि अभी हम न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि जैसे ही इक्वेशन गिवन है तो हम कैसे एनालिटिकल मेथड से जो है चीजों को इजीली सॉल्व कर पाते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा कि वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज
इन द केस ऑफ एसी वेवफॉर्म। तो एसी वेवफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए वोल्टेज वेवफॉर्म किस तरह की दिखाई देती है। अगर ये ओमेगा टी एक्सिस है तो ये कुछ इस तरह का वोल्टेज होता है जिसमें कि ये V है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V इज इक्वल टू कैपिटल VM साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू की बात करूंगा तो एवरेज वैल्यू, क्योंकि ये सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, देखिए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म मैंने क्या बताया था, जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल सेम होता है। तो अगर इस केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल एग्जैक्टली सेम है तो अगर कंप्लीट साइकिल के लिए इसका एवरेज कर देंगे तो वो जीरो आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा एवरेज के लिए, इसमें v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई v ऑफ डी ओमेगा टी। ठीक, कहां से कहां तक किया, 0 से पाई तक किया, 2 पाई तक करेंगे तो एवरेज जीरो आ जाएगा, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए हमेशा एवरेज कहां से कहां तक करना था, हाफ साइकिल के लिए तो 0 से पाई तक किया और टाइम भी जो आया वो 1/पाई लिया। तो इससे हमारा v क्या निकल के आ जाएगा, दिस विल बी 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इसको हम लिख देंगे Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब इस Vm को बाहर ले लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, दैट इज Vm/पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू पाई साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का क्या इंटीग्रेशन हो जाता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो दिस v इज इक्वल टू, मैं इसको बाहर आगे माइनस लगा देता हूं, माइनस Vm/पाई और ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। तो अगर इसमें लिमिट लगा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस Vm/पाई कॉस पाई माइनस कॉस 0, और कॉस पाई भी -1 होता है और कॉस 0 1 होता है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, माइनस Vm/पाई -1 -1, यानी आपका v क्या निकल के आ जाएगा, 2 Vm/पाई। तो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज in the case of sinusoidal waveform where we have calculated the average for the half cycle only, because it is very clear, I am going to clear again that it is a symmetrical waveform. To calculate the average value we have to calculate average from 0 to pi and time taken is also pi. So in this manner we have calculated average voltage is 2 Vm/pi, whereas we have calculated root mean square value was, that was IRMS was Im/√2। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है, हर जगह हमें ये चीज जो है एज ए फॉर्मूला हमें काम करनी होती है। अब इसमें एक चीज क्या ध्यान देने की होती है कि फॉर आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू वी हैव अंडरस्टूड द टू बेसिक मेथड्स, that is mid-ordinate method as well as the analytical method. So where we used to mid-ordinate method and where we used to analytical method, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जहां पर भी हमें इक्वेशन फॉर्म में चीजें गिवन हो वहां पर हम एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं, और जहां पर हमें इक्वेशन नहीं गिवन है वहां पर हम जो दूसरा मेथड है मिड ऑर्डिनेट मेथड, जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो वाला मेथड यूज करते हैं। और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे बहुत डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इक्वेशंस के जो इक्वेशंस जहां पे गिवन होती हैं वहां पे एनालिटिकल मेथड कैसे यूजफुल होता है। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने में भी क्या देखा हमने, कई बार एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ होता है और कई बार एक्स एक्सिस पे एंगल एक्सिस दी हुई होती है। तो अगेन जैसे मैंने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस कैलकुलेट करने के लिए टेबल बनाई थी, ऐसे ही टेबल अपन इसमें भी देख लेते हैं कि सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करें। एक्स एक्सिस पे एक तो है ओमेगा टी, अगर ये तो होगा रेडियन पर सेकेंड में और ये होगा टाइम टी सेकेंड में। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू तो अगर एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी गिवन है तो हम डेफिनेटली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी करेंगे, और अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर टी गिवन है तो हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी जो है वो सेकंड्स के केस में करेंगे। सिमिलरली अगर इसमें मैं बात करता हूं कि टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इस केस में जो है टाइम पीरियड 2 पाई निकल के आता है, और यहां पे टाइम पीरियड जो होता है दैट इज टी सेकेंड। एवरेज वैल्यू की बात करें, अगर एवरेज वैल्यू की बात करें तो इसमें दो तरह की वैल्यूज होती है सिमेट्रिकल वेव फॉर्म के लिए, सिमेट्रिकल वेव के लिए क्या होगा और अनसिमेट्रिकल के लिए क्या होगा, अनसिमेट्रिकल वेव के लिए क्या होगा। तो सिमेट्रिकल वेव के लिए तो देखिए क्या निकल के आएगा इसमें, 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई और देन आई डी ओमेगा टी। सिमिलरली इस केस में क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू 2 पाई आई ऑफ डी ओमेगा टी। इस केस में क्या निकल के आएगा, 1/t/2 इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू t/2
आई डी टी, और इसमें क्या निकल के आ जाएगा 1/t इंटीग्रेट 0 to t आई डी टी। तो इस तरीके से जो है अपन जो है इसको जो है डिफरेंशिएट कर देंगे। इसमें एक सॉरी छोटी सी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे इसको टी है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी की बात करेंगे जब टाइम पीरियड हमें कैपिटल टी गिवन है। तो फिर से बोल रहा हूं मैं कि अगर दो तरह की वेवफॉर्म में एक्स एक्सिस पे या तो टाइम दिया हुआ होगा या एंगल दिया हुआ होगा, तो अगर टाइम टी सेकंड्स दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट मुझे विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है। अगर थीटा दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी दिया हुआ है। ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में टाइम पीरियड हमारा 2 पाई होगा, जबकि अगर टाइम दिया हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में हमारा टाइम जो है वो कैपिटल टी होगा। एवरेज वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, सिमेट्रिकल के लिए हाफ साइकिल के लिए करते हैं, अनसिमेट्रिकल के लिए फुल साइकिल के लिए करते हैं। तो हाफ साइकिल के लिए करेंगे तो 1/पाई 0 to पाई, करंट की बात करी तो आई डी ओमेगा टी। सिमिलरली यहाँ पे 1/t/2 हाफ साइकिल के लिए t/2 इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to t/2 आई, और इंटीग्रेट हमने किया विथ रेस्पेक्ट टू t, तो आई डी टी। सिमिलरली अनसिमेट्रिकल के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए होता है तो 1/2 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई आई डी ओमेगा टी। सिमिलरली टाइम पीरियड की जब बात करेंगे तो 1/t कैपिटल 0 to t आई ऑफ डी टी। तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि क्या गिवन है, टाइम गिवन है या एंगल गिवन है, ठीक ओमेगा टी गिवन है। तो अभी तक हमने ये देखा कि हमने एसी के केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वो हमें ध्यान है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने कैलकुलेट करी और एवरेज वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। तो इससे रिलेटेड दो फैक्टर्स होते हैं, जिसमें पहला तो है पीक और क्रेस्ट फैक्टर, और दूसरा होता है फॉर्म फैक्टर। तो पीक या क्रेस्ट फैक्टर को हम केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। केपी किसके बराबर होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। और सिमिलरली फॉर्म फैक्टर को जो है हम के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के एफ जो होता है वो होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो ये दोनों फॉर्मूलेज हमें याद रखने पड़ते हैं टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर फैक्टर्स इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल्स। दैट इज केपी, दैट इज पीक और क्रेस्ट फैक्टर डिफाइंड एज the ratio of maximum value to the RMS value of the AC voltage or AC current waveform or AC waveform. Similarly, form factor is the ratio of RMS value to the average value of the AC voltage or current or AC waveform.